इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग में उभरता स्टार्टअप देशवाल। 80% लोन लेकर शुरू कीजिए खुद की साबुन की फैक्ट्री। तो डाल लेते हैं इस हफ्ते की बड़ी स्टार्टअप खबरों पर। इस सब के साथ मैं हर्षदा एक बार फिर लेकर आई हूं स्टार्टअप की दुनिया का आपका पसंदीदा शो आवाज एंटरप्रेन्योर। आपने कभी यह सोचा है कि वो पुराना कंप्यूटर जो आपने एक्सचेंज ऑफर में रिप्लेस किया, उसका आखिर हुआ क्या? हमारे पुराने गैजेट्स, चाहे वो फोन हो, कंप्यूटर या फिर टीवी, खराब होने के बाद बनते हैं ई वेस्ट। और यकीन मानिए, दुनिया में हर साल लगभग 50 मिलियन टन ई वेस्ट प्रोड्यूस होता है। और मुझे इस बात की हैरानी बिल्कुल नहीं है कि यहां भी चीन बाजी मार रहा है। पर एनम यानी कि सालाना 7.2 मिलियन टन ई वेस्ट यही देश अकेले जनरेट करता है। वहीं भारत भी पीछे नहीं है। 2018 में करीब 3.3 मिलियन टन का ई वेस्ट हमने जनरेट किया। ऐसे बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को मैनेज और रिसाइकल करने में जुटे हैं स्टार्टअप्स। आइए देखते हैं दिल्ली के देशवाल वेस्ट मैनेजमेंट का अब तक का सफर। आजकल कोई भी गैजेट या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदना आम आदमी के लिए आसान हुआ है, क्योंकि अब इसके लिए जीरो इंटरेस्ट, इजी ईएमआई जैसे ऑप्शंस बाजार में मौजूद है। कंपनियों ने भी सेल बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज किया है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी एक बड़ा फैक्टर है जिससे ई वेस्ट को बढ़ावा मिल रहा है। ई वेस्ट की इस भीषणता को कम करने के साथ साथ पैसे कमाने का मौका ढूंढा है दिल्ली के राजकुमार ने। इनकी कंपनी देशवाल वेस्ट मैनेजमेंट देश की लीडिंग ई वेस्ट रिसाइकलर है। हम लोग 2004 से कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं एंड काम करते करते कुछ क्लाइंट्स से हमें पता लगा कि भाई ठीक है, उनके पास में ई वेस्ट होता है, पुराने कंप्यूटर्स होते हैं, वो डिस्पोजल करने के लिए उनकी प्रॉब्लम थी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज़्यादा था। तो उसके साथ में धीरे धीरे करके हमने उनकी प्रॉब्लम को स्टार्ट करने का, उसको प्रॉब्लम को दूर करने का स्टार्ट किया। एंड 2010 में हमें पता लगा कि ई वेस्ट का रूल आने वाला है। तो हमने अपना प्लांट लगाने का प्लान किया। उसके साथ में ये देखते हुए चूँकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इसमें ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम हमने सोचा कि हम लोग इसको कैसे ऑर्गेनाइज तरीके से कर सकते हैं। ई वेस्ट को नए से इस्तेमाल करने की प्रोसेस के लिए कंपनियों को 4 स्टेप से गुजरना होता है। ई वेस्ट कलेक्शन, डिसमेंटलिंग, रिसाइकलिंग और रिफाइनिंग। कई ऐसे बिजनेसेस हैं जो सिर्फ 1 या 2 प्रोसेसेस में डील करते हैं। 2011 में वेस्ट मैनेजमेंट में उतरे देशवाल आज ई वेस्ट कलेक्शन, डिसमेंटलिंग, रिसाइकलिंग स्टेज पर पहुंच चुके हैं और रिफाइनिंग पर रिसर्च जारी है। फिलहाल इस वेस्ट से कंपनी मेटल निकालकर बेचती है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग में भी कंपनी काम कर रही है। देखिए, कंप्यूटर के अंदर हम सब समझते हैं कि जी बहुत ज़्यादा कंप्लीट ई वेस्ट होता है। कंप्यूटर के अंदर 70% आपका आयरन और प्लास्टिक होता है, 30% ही आपका मदरबोर्ड वगैरह या बाकी चीज़ें आती हैं। उसके बाद में डिसमेंटल करने के बाद में हम आयरन जो फर्दर फर्नेस हैं वहाँ पे भेज देते हैं और प्लास्टिक का हम खुद दाना बना के आगे प्रोसेस कर देते हैं। देन जो बचा हुआ है मदरबोर्ड, उसको हम फर्दर प्रोसेस करके और उसका जो मेटल्स हैं वो मेटल्स हम लोग रिकवर करते हैं। ई वेस्ट रिसाइकलिंग सुनने में जितना आकर्षक लगता है, हकीकत में उतना ही कॉम्प्लेक्स बिजनेस है। अगर छोटे पैमाने पर इस कारोबार को शुरू करना हो तो कलेक्शन सेंटर से शुरुआत करना एडवाइजेबल होगा। इसमें लागत कम से कम 10 लाख की होगी और मेहनत एक्चुअल रिसाइकलिंग करने से काफी कम। रिसाइकलिंग के लिए टेक्नोलॉजी खुद की डेवलप करनी होगी या खरीदनी होगी, जिसका कैपिटल 5 से 10 करोड़ तक जा सकता है। रिफाइनिंग का बजट 500 करोड़ तक हो सकता है। इस इंडस्ट्री में कौन से वर्टिकल में काम शुरू करना है, ये एंटरप्रेन्योर्स को फंड के हिसाब से तय करना होगा। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो वो इंडस्ट्री अभी की और की आने वाले टाइम में $13 बिलियन की इंडस्ट्री बोलता है। मार्केट साइज का इशू नहीं है। और भी कई सारे सोर्सेज पे अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट 10 ईयर में रिसाइकलिंग इंडस्ट्री टॉप मोस्ट इंडस्ट्री में होगी। हम लोग सिर्फ ई वेस्ट पे ही अभी का करंट हमारा ई वेस्ट पे काम करें, बट ई वेस्ट ही नहीं है, हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें और पे भी काम करने का प्लान कर रहे हैं।
इतनों के अनुभव के बाद देशवाल ने अब बैटरी रिसाइकलिंग का काम भी शुरू किया है, जिसकी मांग भविष्य में बढ़ने वाली है। बैटरी में दो होता है, एक लेड एसिड बैटरी होता है और एक लिथियम आयन होता है। देखिए लेड एसिड बैटरी वो एक सिंपल प्रोसेस है, उसके थ्रू निकल जाती है। बहुत सारे रिसाइकलर आज की डेट में काम कर रहे हैं, बट लेड एसिड बैटरी का फ्यूचर नहीं है। लेड एसिड बैटरी बहुत जल्दी डाई होने वाली है, अगले 2 से 4 साल में, मैक्सिमम 5 साल तक चलेगी। लिथियम आयन का ही फ्यूचर है। आप सबको पता है कि आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल आ चुके हैं। मैं कल एक वीडियो भी देख रहा था, पुणे के अंदर फर्स्ट इलेक्ट्रिक बसेस आ चुकी हैं, कल ही आई हैं, अभी ऑपरेट होना स्टार्ट होने वाली है। सो आने वाला टाइम लिथियम आयन बैटरी का है। इस कारोबार में कई तरह के चैलेंजेस को एंटरप्रेन्योर्स को पार करना होता है। सबसे पहले ई वेस्ट कलेक्ट करना। ग्राहक इसे कबाड़ के भाव में बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिसाइकलर्स के लिए कबाड़ का भाव महंगा होता है। दूसरा चैलेंज है रेवेन्यू जनरेट होने में ज्यादा समय लगता है, तब तक के लिए वर्किंग कैपिटल मैनेज करना होगा। और तीसरा बड़ा रोड़ा है रिसाइकल्ड प्रोडक्ट को सही रेट पर बेचना। लोगों को ये लगता है कि पता नहीं ये उतना प्योर है या नहीं है, ऑल्दो हम लोग प्योरिटी निकाल के देते हैं और टेस्ट कराते हैं। तो इसके लिए हम लोग कुछ अगेन गवर्नमेंट से कुछ स्टार्ट्स कर रहे हैं बातचीत करना, कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि जापान में जो ओलंपिक में मेडल्स बनेंगे वो रिसाइकल्ड ई वेस्ट से रिसाइकल्ड गोल्ड के बनेंगे। तो हम लोग भी यहाँ पे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को अप्रोच करने वाले हैं कि भैया हम आपको वो गोल्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको जो भी मेटल चाहिए वो मेटल सारे हम आपको निकाल के दे सकते हैं, उस ग्रेड के दे सकते हैं। तो वो हम लोग अप्रोच करने वाले हैं, उससे हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। बट यस, अभी उतना आसान नहीं है। कंपनी लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स के जरिए देश भर से ई वेस्ट कलेक्ट करती है और दिल्ली के प्लांट में रिसाइकलिंग प्रोसेस की जाती है। कंपनी जल्द ही प्लांट की कैपेसिटी 1 लाख टन करने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए 10 एकड़ में नया प्लांट शुरू किया जाएगा। साथ ही नॉर्थ के बाद देश के साउथ, वेस्ट, ईस्ट में प्लांट शुरू करते हुए कंपनी देश भर में विस्तार करना चाहती है। इस बड़े प्लान के लिए अगले साल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। जाते जाते ई वेस्ट रिसाइकलिंग के कारोबार में उतरने वाले नए लोगों के लिए कामयाबी हासिल करने के गुरु मंत्र जान लेते हैं। सबसे पहला है कि उसको इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च करना चाहिए, उसकी टेक्नोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है, उसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या करना चाहता है। क्या वो स्टार्टिंग में रिसाइकलर बनना चाहता है या स्टार्टिंग में कलेक्शन सेंटर से शुरू करना चाहता है। देन जैसे मैंने बताया कि मेजर चैलेंज इसका कलेक्शन है। सो कलेक्शन वो कैसे करेगा, राइट। उसके साथ साथ क्या मॉड्यूलरिटी वो डालना चाहता है। तो वो 4 से 5 चीज़ें हैं जो करनी हैं। स्टिल मैं चाहूँगा कि अगर कोई इंटरेस्टेड है कोई भी बंदा काम करने के लिए, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू कोलैबोरेट कि भैया ठीक है, वो नीचे के 2 स्टेज पे काम करके हमारे साथ में किसी भी लेवल पे कोलैबोरेट होना, या अगर कोई इसमें कंसल्टेंसी चाहता है, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प देम। इसी के साथ लेंगे एक छोटा ब्रेक, लेकिन आगे देखिए आइसक्रीम मार्केट में धूम मचाने के बाद ड्रम फूड्स की योगर्ट सेगमेंट में एंट्री। देश की मशहूर कंपनी और टॉप स्टार्टअप्स में गिनी जाने वाली इनमोबी अब एक नई सब्सिडरी खोल रही है। ट्रू फैक्टर है इसका नाम, और इस पर ज़्यादा डिटेल्स के लिए मेरे साथ कंपनी के फाउंडर और सीईओ नवीन तिवारी जुड़ गए हैं। नवीन, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर एक बार फिर। आपसे पिछले साल बात हुई थी, अच्छी ग्रोथ का आपने प्लान रखा था और उस ग्रोथ में अब शायद एक और नई कंपनी आप शुरू कर रहे हैं। ट्रू फैक्टर एग्जैक्टली क्या करेगी, इसके अगर डिटेल्स हमें दे सकें। दुनिया में आज आप अगर देखें तो हम सब बड़े चिंतित रहते हैं इस विषय से कि हमारा हम जो अपने फ़ोन पे इतना इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट का, अलग अलग चीज़ों का, उससे जो डेटा जनरेट होता है उसका क्या होगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब हर आदमी इस चीज़ से परेशान है कि मेरे डेटा के साथ मेरा क्या होगा। और लोग ही नहीं परेशान हैं, कंपनियां भी बहुत परेशान हैं कि जाने अनजाने में कुछ गलती ना हो जाए हमसे। तो 1 साल पहले, करीब 6 से 9 महीने पहले हमने एक कंपनी खरीदी थी अमेरिका में, उसका नाम था पिनसाइट मीडिया। और उस कंपनी में से जो हमने चीज़ें खरीदी, उसमें एक सिस्टम था, एक प्लेटफॉर्म था जो कि बहुत मतलब डेटा को लेके बड़ा
अच्छा काम करता था सिक्योरिटी को लेके, कंप्लायंस को लेके, हमारी आपकी प्राइवेसी को संभालने के लिए। उस समय जब हमने एक कंपनी खरीदी थी तो हमने सोचा था ये सिस्टम हम सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, इनमोबी में इस्तेमाल करेंगे। फिर हम लोगों से बात किया हमने, तो लोगों ने बोला, अलग अलग कंपनियों ने हमको बोला, अरे ये प्लेटफॉर्म तो हमको भी अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो शुरुआत में हमारा ऐसा कोई विचार नहीं था कि ये प्लेटफॉर्म हम किसी और को देंगे, बट हमने ऐसे देखा कि दुनिया में बहुत कंपनियां हैं आज की तारीख में जो कि बहुत डेटा जनरेट करती हैं, और उस हर कंपनी में एक प्रॉब्लम है, एक उसके सीईओ की एक चिंता है कि इस डेटा को मैं किस तरह से अच्छे से संभाल के रखूं, कंप्लायंस के साथ रखूं, गवर्नेंस के साथ रखूं। तो ट्रू फैक्टर का उद्देश्य एक ही है कि आपके डेटा को संभाल के आपकी गवर्नेंस के हिसाब से, प्राइवेसी के अंतर्गत किस तरह से हम उसको संभालें कि आपकी व्यवसाय में आपको कोई दिक्कत ना हो। इनफैक्ट आपका जो भी बिजनेस है उसकी उन्नति ज़्यादा हो सकती है, बिकॉज आप उस डेटा को अच्छे से हार्नेस कर पा रहे, संभाल के रख पा रहे। तो दैट इज व्हाट ट्रू फैक्टर का काम है। और ट्रू फैक्टर अब इनमोबी ग्रुप में 2 कंपनियां हो जाती हैं, उनमें से एक ट्रू फैक्टर है जो कि नई कंपनी है, और जो पहले हमारी इनमोबी थी वो अपना काम करेगी, जहां पे वो मार्केटर्स के लिए हम सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बनाते थे एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के लिए, वो काम करती रहेगी। उसमें हम बहुत बढ़िया से ग्रो कर रहे हैं। पिछले 1 साल में करीब 40% ग्रोथ हुई है हमारी। वो ग्रोथ हम कंटिन्यू देखना चाहते हैं। हम बहुत सारे एक्विजिशन कर रहे हैं वहाँ पे। तो वो बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। आज की तारीख में हमारे 2 डिवीजन बन जाते हैं, एक इनमोबी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म कंपनी और एक ट्रू फैक्टर। ओके तो ट्रू फैक्टर के प्राइमरी क्लाइंट्स कौन रहेंगे? क्या ये वही लोग होंगे जिनको आप सर्विस इनमोबी के जरिए कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर एक स्पेसिफिक क्लाइंटल रहेगा और जो प्राइमरीली डेटा प्रोवाइडर्स है यानी कि टेलीकॉम कंपनियां, वो आपके बड़े क्लाइंट्स होंगे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। उनके इस कंपनी ट्रू फैक्टर के जो कस्टमर होंगे वो कंपनियां हैं जहाँ पे बहुत डेटा जनरेट होता है। वैसे वो ऐसे डेटा जनरेट करने के लिए तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि बहुत डेटा जनरेट कर रही है, उनको दिक्कत होती है उस डेटा को कैसे संभाल के रखें उसकी। बट हमारा पहला पड़ाव फोकस टेलकोस पे है, क्योंकि उनके यहाँ बहुत डेटा जनरेट होता है और उन सबको आज की तारीख में एक सवाल उठता है कि हम कैसे करें। तो हमारा पहला फोकस टेलकोस पे है, उनके साथ हम काम करना चाहते हैं। धीरे धीरे हम इस चीज़ को और अलग कस्टमर्स के उसमें बढ़ावा देंगे। इंटरनेट कंपनियां जो की हैं, सारी इंटरनेट कंपनियां, उनके पास भी ये दिक्कत आती है। रिटेल कंपनियां जितनी हैं उनको भी ये दिक्कत आती है। तो धीरे धीरे आगे भी बढ़ेंगे इसमें। बैंक्स को बाय द वे बहुत ज़रूरत है ऐसे प्लेटफॉर्म्स की, पर आज की तारीख में हम ये प्लेटफॉर्म को टेलकोस के लिए खोल रहे हैं। और नवीन, लार्जली इस पर्टिकुलर एंटिटी से आप कितनी कमाई कर पाएंगे? आपने कहा ओवरऑल बिजनेस में 40% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। अब इस 40% में पिनसाइट, क्योंकि ये हाल ही की एक्विजिशन है, आई एम नॉट श्योर आप कितना शेयर कर पाएंगे कि कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना हिस्सा है, लेकिन आपने खुद तो सोचा होगा कि अगर एक अलग सब्सिडरी तैयार कर रहे हैं यानी कि पोटेंशियल है अच्छी ग्रोथ का, सो व्हाट वुड दोज ग्रोथ नंबर्स लार्जली बी? देखिए बिल्कुल, मतलब आपने सही बात करी कि ये कंपनी थोड़ी नई है अभी, तो इसका ये बताना कि इस साल कितना करेगी थोड़ा कठिन है। बट मोटे तौर पे अगर मैं बोलूँ तो अगर हमारी ग्रुप लेवल पे 40% ग्रोथ हो रही थी, इधर पे वो पूरी ग्रोथ बढ़ के मेरे हिसाब से करीब 50% के आसपास पहुंच जाएगी। ट्रू फैक्टर उसमें छोटा योगदान जरूर दे देगा इस बार, पर हमारा मानना है कि दुनिया में करीब 800 टेलकोज हैं और उन सबको ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। तो ग्रोथ पोटेंशियल तो बहुत बड़ा है, इसीलिए हमने इसको एक नया कंपनी का रूप दिया है। हमारा मानना है कि ये अगले कुछ सालों में इनमोबी के बराबर बड़ी हो जानी चाहिए अगर सब कुछ सही चला। एक्चुअली हमारा मानना तो काफ़ी है ट्रू फैक्टर को लेके इस तक कि हमने इसमें अगले 3 साल में $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की भी सोच रखी हुई है। ऑलरेडी इसके 3 ऑफिसेज खुल गए हैं। इसका हेडक्वार्टर्स यूएस में है और एक बड़ा ऑफिस इंडिया में खुल गया है।
और सिंगापुर में एक ऑफिस खुल गया है। तो कंपनी में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि ग्रोथ काफ़ी है और होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से हमने इन्वेस्टमेंट भी किया है। और एक आगे तक हमारे को-फाउंडर हैं पीयूष शाह, वो प्रेसिडेंट होंगे ट्रू फैक्टर के, जिससे कि इस पे पूरा फोकस रहे और ग्रोथ हो। तो काफ़ी तरीके से हमने इसको सेट किया है जिससे कि अपना ये पूरा पोटेंशियल ले सके, और हमारा मानना है कि काफ़ी बड़ा बिजनेस होने वाला है। ओके, इस समय कितने क्लाइंट्स इस कंपनी के हैं? अगर आप कह रहे हैं कि अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है, तो हाउ मेनी क्लाइंट्स आर यू करंटली वर्किंग विथ? अभी तो एकदम शुरुआत है, पर शुरुआत होने से पहले ही करीब 10 क्लाइंट हमको मिल चुके थे इसमें। अब देखते हैं कि आगे जाके कितने और मिलेंगे, पर 10 तो शुरुआत में ही आ गए हमारे पास। अब आगे देखते हैं कितने और मिलते हैं। एंड आई एम श्योर वो ग्रोथ देखने को मिलेगी। नवीन, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा, आपने अपनी कंपनी के कारोबार को बढ़ाने के लिए एक्विजिशन की स्ट्रैटेजी को काफ़ी अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है, तो क्या कुछ अगला पाइपलाइन में है? कोई ऐसे टारगेट्स जो आप एक्वायर करना चाहेंगे नए मार्केट्स में उतरने के लिए? और साथ ही इस समय अगर आप देख रहे हैं कि स्लो डाउन के इतने बड़े साइंस नहीं है, तो स्पेंडिंग किन सेक्टर्स से ज़्यादा होती दिखाई दे रही है? इंडिया के लिए कुछ खास डेटा होगा तो वो भी बताइए। बिल्कुल, तो एक्विजिशन के बारे में पहले बात करता हूं मैं। हमारे लिए एक्विजिशन बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, उस पे हम बिल्कुल काम कर रहे हैं। और इनफैक्ट हो सकता है अगले कुछ महीनों में हम आपको एक और एक्विजिशन की खबर भी दें, तो हम बिल्कुल उस पे हैं। और काफ़ी सारे लोगों से हम अलग अलग कंपनियों के एक्विजिशन की बात करते जाते हैं हर समय, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, उस पर हम अमल है। तो वो पहली बात हुई। दूसरी बात, आपने पूछा कि कौन से सेक्टर काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आज की तारीख में मैं वो बोलूँगा कि जितने वो सारे सेक्टर जिनका बिजनेस बहुत डिजिटल ओरिएंटेड है या मोबाइल ओरिएंटेड बिजनेसेस हो गए हैं, वो काफ़ी तेज ग्रो कर रहे हैं, वो सबसे बड़े स्पेंडर्स हो जाते हैं। तो आप देख लीजिए, जितने भी ये ई कॉमर्स कंपनियां हैं या डिजिटल कंपनियां जितनी भी आ रही हैं, राइड शेयरिंग कंपनियां हैं, गेमिंग कंपनियां, ये सारे काफ़ी स्पेंड करती हैं हमारे ऊपर। और इंडिया में भी ये CPG कंपनीज जितनी हैं वो बहुत स्पेंड करती हैं। तो मेरा कहना है कि धीरे धीरे, और इंडिया में स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो जितनी भी फॉरवर्ड लुकिंग एंटरप्राइजेज हैं, फॉरवर्ड लुकिंग कंपनीज हैं, उन्होंने ये समझ लिया है कि करीब 50 से 75% उनका फोकस एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग जब आता है, वो फोकस मोबाइल पे होना चाहिए। बिकॉज आपका कस्टमर करीब 80% अपना समय सिर्फ मोबाइल पे खर्च करता है। और जब आपकी वो सोच आती है, उस सोच के पीछे इनमूवी जैसी कंपनी आपको अच्छा सा साथ देती है। तो हमने वही सॉफ्टवेयर बनाया है, वही उसी चीज़ के हम माहिर हैं। तो उसके पीछे जो कंपनियां इस तरह से सोच रही हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़े कस्टमर बन जाते हैं, और वो सेक्टर्स हम काफ़ी स्पेंड करते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट ट्रू फैक्टर के लिए भी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर, और शो के इस हिस्से में छोटे स्तर पर बिजनेस शुरू करने के आइडियाज आपके लिए हम फिर लेकर आए हैं। आज देखिए 80% लोन पर कैसे खड़ा कर सकते हैं आप साबुन बनाने का कारोबार। छोटे स्तर पे शुरू किए जाने वाले बिजनेस में आज हम देखेंगे साबुन बनाने के कारोबार को कैसे शुरू किया जाए। साबुन की डिमांड बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में बनी हुई है, जो आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। सिर्फ 4 लाख रुपए में साबुन बनाने की फैक्ट्री शुरू की जा सकती है। इसके अलावा आपको 80% तक लोन भी मिल सकता है। मुद्रा योजना के तहत न केवल लोन मिलना आसान है, बल्कि बिजनेस का पूरा प्रोजेक्ट भी तैयार किया जा सकता है। कुल 7 महीने में आप इसकी औपचारिकताएं पूरी कर प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। मुद्रा स्कीम की प्रोजेक्ट प्रोफाइल रिपोर्ट के मुताबिक आप 1 साल में करीब 4 लाख किलो का प्रोडक्शन कर सकेंगे, जिसकी कुल वैल्यू करीब 47 लाख होगी। खर्च और अन्य देनदारियां देने के बाद आपको 6 लाख रुपए सालाना प्रॉफिट होगा। इस यूनिट को लगाने के लिए कुल 750 स्क्वायर फुट के एरिया की जरूरत होगी। इसमें 500 स्क्वायर फीट कवर्ड और बाकी का अनकवर्ड होगा। इसमें मशीनों सहित कुल 8 उपकरण लगेंगे। मशीनों और उन्हें लगाने की लागत महज 1 लाख रुपए होगी।
इस पूरे सेटअप को लगाने के लिए कुल 15,30,000 रुपए का खर्च आएगा। इसमें जगह, मशीनरी, 3 महीने की वर्किंग कैपिटल शामिल है। इसमें से आपको केवल 3,82,000 रुपए खर्च करने होंगे, क्योंकि बाकी का लोन आप बैंकों से ले सकते हैं। लोन आपको किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक से मिल जाएगा। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। आप हमसे संपर्क में रह सकते हैं ट्विटर के जरिए और साथ ही साथ फेसबुक पर भी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और शानदार बिजनेस आइडियाज के साथ। नमस्कार एंड टेक केयर।